हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए 75 जीके जीएस और करंट अफेयर में से 72 मार्क्स लाने की शानदार तैयारी कर रहे हैं। इसी लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक सुबह में अपलोड करते हैं जिसमें अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर वर्तमान ट्रेंडिंग जीके जीएस के आधार पर स्टडी कर रहे हैं, और एक वीडियो शाम को अपलोड कर रहे हैं जिसमें मार्केट के सबसे नया और सबसे सटीक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके जीएस और करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोनों का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है ना, जो मार्केट के नए प्रैक्टिस सेट जो है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर संपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर की तैयारी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है नत तल पर नियत त्वरित से गति करता है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि भार का घटक mg कोस थीटा नत तल के लंबवत कार्य करेगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखना है। किसी ब्लॉक को जिसका द्रव्यमान m है नत तल पर नियत त्वरण से गति करता है तब क्या होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका, है ना, पिक्चर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, भार का घटक mg कोस थीटा नत तल के लंबवत कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल RT एवं भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल r के बीच का संबंध क्या होगा। तो इसका बीच संबंध होगा वो RT इक्वल टू होगा RR होगा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति का आवर्तकाल और भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल दोनों बराबर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, यहाँ से कुछ 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना समय होता है, तो वो होता है 24 घंटा होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताएंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है भू स्थैतिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। ठीक, भू स्थैतिक उपग्रह जो होता है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर रहता है, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है। अच्छा, जो दिन और रात का होना ये पृथ्वी के किस घटना की क्रिया के कारण होता है, तो दिन और रात का जो होता है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋतु परिवर्तन ये पृथ्वी के किस घटना के कारण होता है, तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार फिर, दिन और रात जो होता है वो घूर्णन के कारण होता है और ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइपोक्लोराइट मूलक के अपचयन के कारण होता है ना, हाइपोक्लोराइट मूलक के अपचयन के कारण होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा CaOCl2 होगा। ठीक है, CaOCl2 होगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है, तो 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से प्राप्त होता है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल प्राप्त होता है। ठीक है, 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इथाइन जो होता है, इथाइन बोलिए या तो एथाइन बोलिए। ठीक है, ये दोनों का सूत्र क्या होता है, इथाइन या एथाइन का सूत्र होता है C2H2 होता है ना, C2H2 होता है और इसे एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि एथेन का सूत्र क्या होता है, तो एथेन का होगा C2H6 होगा, है ना। एथेन का सूत्र जो होगा, एथेन का C2H6 होगा। ठीक है, बेंजीन का क्या होगा, तो बेंजीन का सूत्र होगा, बेंजीन का हो जाएगा आपका, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6 होगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूले क्या छोटे छोटे हैं और पूछा जाता है। मीथेन का आपको मालूम होगा
क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से 2-3 प्रश्न ऐसा है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम हो। आपको याद रखना है क्या, जैसे देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाता है आपसे कि कितनी % है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% है, ठीक है, याद रखना है 0.03% है। और आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है क्या कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, तो सांस लेना ये है एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का शुरू होता है, तो इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी के जीएस में। क्वेश्चन नंबर है 21 से। 21 में क्या है, मुद्रा की सट्टेबाजी का मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही है यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है, ठीक है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। केवल 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए मुद्रा की सट्टेबाजी की बात आई, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है कौन, अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ है, ठीक है। और करंट अफेयर में याद रखना है 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और एग्जाम में कन्फ्यूजन भी ना हो और खटाक से टिक कर दें। तो कैसे याद रखना है, देखिए अर्थव्यवस्था से क्या होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आपके पास गोल्ड रहता है। अगर आपके पास बहुत सारा गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, आपका बहुत अच्छा है। तो वहीं से रिलेट करना है, गोल्ड यानी क्लाउडिया गोल्डिन। तो जैसे ही आएगा ऑप्शन में गोल्डिन, या तो अर्थव्यवस्था का पूछेगा नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो गोल्ड वाला टिक कर देना है ना, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है, तो प्रवाह अवधारणा इसमें से नहीं है कौन सा, किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ये प्रवाह अवधारणा नहीं है। प्रवाह अवधारणा में जैसे आ जाता है कौन, ऋण पर ब्याज व्यय, ये प्रवाह अवधारणा है। किसी निगम का लाभ, ये प्रवाह अवधारणा है। किसी फर्म द्वारा उत्पादित ये प्रवाह अवधारणा है। और किसी कारखाने में प्रयुक्त जो मशीनों की संख्या है ना, ये है एक स्टॉक अवधारणा है, ठीक है, ये क्या स्टॉक अवधारणा है। प्रवाह के उदाहरण के आप कुछ और याद रखिएगा, जैसे आय, व्यय, ब्याज, आयात निर्यात, मूल्यह्रास, ये सब प्रवाह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, तो ये है कौन सा, तो ये कोरियालिस बल के कारण, ठीक है, कोरियालिस बल के कारण दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, ठीक है। कोरियालिस बल क्या है, तो कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल जो होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला क्या है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गोड ने किया था, ये सही है, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, MS रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। यहाँ 3 प्रश्न हमेशा रिवीजन करना है, जब भी आए क्रांति का तो 3 प्रश्न बार बार, जब भी आए एक तो आपको तीनों रिवीजन करना है। कौन सा, हरित क्रांति का जनक हो गया आपको नॉर्मन बोरलॉग हो गया, भारत में हरित क्रांति का जनक हो गया कौन, MS स्वामीनाथन हो गया, और श्वेत क्रांति का जनक हो गया कौन, तो वो हो गया वर्गीज कुरियन हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन। इससे एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन याद रखना है कि 2024 में भारत रत्न इसको मिला है ना, MS स्वामीनाथन को मिला है, जो भारत के हरित क्रांति के जनक है। तो MS स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। अच्छा, 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, करंट अफेयर में भी याद रखना है, तो 5 लोगों को मिला है, ठीक है, 5 लोगों को मिला। किसको किसको मिला है, तो वो मिला MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को मिला है, ठीक है। इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत मिला। कौन कौन है,
एम.एस. स्वामीनाथन, पी.बी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर, ये 4 लोगों को मरणोपरांत मिला, यानी कि ये दुनिया में अभी नहीं है। ठीक है, तो अब किसी को लगता है कि मरणोपरांत कैसे मिला, है ना, तो वो तो यहाँ है ही नहीं, तो उनके परिवार को दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है, इनको मिला है भारत रत्न मिला। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार से हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। तो कर्पूरी ठाकुर को, ये बिहार के हैं, इनको भारत रत्न 2024 में मिला है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न मिला है, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, तो मुख्यतः किस संविधान से लिया गया, तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से एक चीज़ और याद रखना है कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया। अमेरिका से लिया गया क्या, मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान वो किसका है मालूम, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगर सिंपल पूछे कि सबसे पहला संविधान जो है वो लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये हुआ 1885 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से गारंटी के साथ आएगा तो आएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रश्नों को आपको याद रखना है, बस वही आएगा, तो आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे। तो बात करते हैं इस पूरे चैप्टर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी प्रश्नों का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ था। किसने किया था, तो ए.ओ. होम ने किया था। ठीक है, जो आप नोट नहीं किए हैं वो जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, और जिस समय स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 था। ठीक, और इसकी स्थापना हो गया ए.ओ. ह्यूम। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बिसेंट। लेकिन अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ था, पहली बार गांव में हुआ था, वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, फैजपुर का महाराष्ट्र में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे, तो वो बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। और 2 प्रश्न और याद रखना है, कौन कौन सा, कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब, 1912 में हुआ था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है ना कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में कहाँ, तो वो गया में हुआ था 1922 में। ठीक है, याद इसको रखना है। देखिए 1912, अब फिर 10 साल के बाद हुआ था 1922 में, पहले पटना में फिर गया में। पटना का अध्यक्ष कौन बना था, तो उस समय था आर.एन. माधुलकर। ठीक है, और ये 1922 में हुआ था गया में, उसका अध्यक्ष कौन था, तो वो था चित्तरंजन दास था। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखिए 22 दास। ठीक है, 2 ही व्यक्ति रहेगा, आर.एन. माधुलकर और एक है चित्तरंजन दास, तो दास हो जाएगा 22 वाला, यानी कि 1922 का जो गया में अधिवेशन हुआ था इसका है चित्तरंजन दास, और पटना वाला है आर.एन. माधुलकर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर को डेज के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था उस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है मालूम, तो मनाया जाता है शहीद दिवस, है ना। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 जो है ये संबंधित है किससे, निवारक नज़रबंदी से संबंधित है, निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में है। ठीक,
और अनुच्छेद 23-24 में कन्फ्यूजन भी होता है और इम्पोर्टेंट भी है कि याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, तो अनुच्छेद 23 में है कि बालात श्रम और जबरन मतलब कि मानव व्यापार और बालात श्रम पर रोक है। और 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या तो कहीं पे रोजगार लगाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों का ऐसे रिलेट कर लेना है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को कारखानों पे रोजगार ये निषेध है ना, प्रतिबंध है। ठीक है, और 23 में हो जाएगा जबरन श्रम पर रोक और मानव जो व्यापार का होता है वो उस पर प्रतिबंध है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। किसको, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हो गया, इसका आंसर क्या हो गया कि संविधान इसे सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में मालूम, तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के को में है और किस अनुच्छेद में है, तो 51 के को में है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है ये। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 30 में क्या, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है MS सुब्बुलक्ष्मी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक कन्फ्यूजन है। ठीक है, एक झोल है और ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या था मालूम, कर्नाटक की जो संगीत की रानी जिसे कहा जाता है MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, अब कर्नाटक का भी शहर ऑप्शन में दिया हुआ है और तमिलनाडु का भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी लोग यहाँ समझेगा कि अरे कर्नाटक संगीत की रानी है तो कर्नाटक का शहर टिक करेंगे, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जन्म हुआ था मदुरई में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, वहीं पर स्टूडेंट लोग सारे फंस गए और आंसर क्या हुआ, गलत टिक हो गया। ठीक है, तो ये कर्नाटक संगीत की रानी इसे कहा जाता है और है ये, लेकिन इनका जन्म जो हुआ वो तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है MS सुब्बुलक्ष्मी MS मदुरई यहाँ से रिलेट कर लेना है MS मदुरई। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सुब्बुलक्ष्मी, ये भारत रत्न भी इनको मिला है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से दोनों प्रश्न आएगा, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है, MS सुब्बुलक्ष्मी, और MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। ठीक है, अच्छा कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, ये क्या है, कर्नाटक संगीत की रानी है और कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, ये सही है। और इसमें मृदु लोहा क्रोड प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन इसमें ये हो जाता है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये जो कौन सा दर्पण है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, धनात्मक। ठीक है, और अवतल लेंस में जो है उस अवतल में क्या होता है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। जो वस्तु की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी, वो ऋणात्मक होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी जैसे ये रखा है, प्रतिबिंब की दूरी 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये माइनस में होगा ना, u क्या होगा, u -18 होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होता है, यानी ये भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा 1/-12, यानी कि ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा 1/18। ठीक है,
तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा, 18 दूनी 36 और बरतिया 36 माइनस में, और 18 कहीं 18 दूनी 36, तो ये -2 यानी कि -5/36, 5/36 है, ठीक है। और ये 1/f का मान है, लेकिन फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है, तो इसको उलट देंगे, ठीक है। यानी f बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा, 36/5 होगा, ठीक है। यानी f बराबर हो जाएगा 36/5 हो जाएगा, और होगा क्या माइनस में, तो 5 से काटेंगे 36 को, तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10 माइनस में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना यह बराबर होगा। एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र जो है एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के यह बराबर होगा, तो n गुना के ही बराबर होगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति का रेंज क्या है, अल्ट्रासाउंड मतलब पराध्वनि हो गया, ठीक है। तो ये पराध्वनि क्या होगा, देखिए ध्वनि 3 प्रकार के होता है, एक होता है क्या, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि जो होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम हो गया। और एक हो गया श्रव्य ध्वनि, तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ये वाला है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि, तो पराश्रव्य जो आवृत्ति होता है, रेंज होता है इसका, वो होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब मानव जो सुनता है वो कौन सा, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो सुनाई देता है। नेक्स्ट है कि 3 सेंटीमीटर चौड़े मुंह वाला एक लड़का एक समतल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उनके मुंह के प्रतिबिंब की चौड़ाई कितनी है। तो समतल दर्पण की बात है, ठीक है। अब समतल दर्पण में ये चीज़ें दिया हुआ है, तो समतल दर्पण के क्वालिटी आपको जानना पड़ेगा। समतल दर्पण का जो विशेषता होता है उसके क्या होता है, मान लो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान होता है, ठीक है, सदैव आभासी और वस्तु के समान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वस्तु के समान होता है। जैसे 3 सेंटीमीटर चौड़ा मुँह वाला है, तो उसका जो बनेगा प्रतिबिंब, तो उसका भी प्रतिबिंब का भी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। फिर आगे पॉइंट लिखिएगा कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ा है। यानी कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो उसका उतना ही दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर और उसको पीछे करिए, यानी 4 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट आप फिर से एक बार समझ लीजिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषता होता है, पहला क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के समान होता है। दूसरा है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर है 51 से। ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2021 में शुरू की गई आधारित एक भुगतान प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाउचर है, ठीक है। यानी कि ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जो राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2021 में शुरू की गई वाउचर आधारित एक प्रणाली भुगतान है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और आपको हम क्या बता रहे हैं शुरुआत से कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन है तो आप अपने स्तर से ही कोशिश करिए कि उस ईस्वी में और कोई भी अति महत्वपूर्ण घटना हुआ है तो उसको रिलेट करके उसको रिवीजन करने का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जीके जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि डेट वाला जब भी क्वेश्चन आता है ईस्वी वाला तो अक्सर पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पढ़ने का यही टेक्निक के साथ हम लोग को पढ़ना है कि जब भी ईस्वी वाला आएगा तो कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक इस ईस्वी में घटना और हुआ है तो उसको रिलेट करेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान समिति जो है निगम का स्थापना 2008 में हुआ। 2008 में और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, तो IPL की शुरुआत कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, तो वो भी 2008 में ही चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों को साथ में हमेशा रिवीजन करना है। नेक्स्ट है कि भारत देश से जनरल एग्रीमेंट और टेरिफ एंड ट्रेड यानी कि गेट का सदस्य है। तो गेट का सदस्य भारत कब से है,
तो भारत इसका सदस्य है 1948 से, ठीक है, 1948 से गेट का सदस्य है। अब 1948 से और क्या रिवीजन कर सकते हैं, तो 1948 में और क्या हुआ, तो एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर 1948 से याद रखना है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति ये कब घोषित हुआ था। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ, तो 1948 में हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई, ठीक है। अब ओलंपिक से याद रखना है, अभी करंट अफेयर में जो ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक 2024 में भारत कितना पदक जीता टोटल मालूम, तो ओलंपिक 2024 में जो कि कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है, तो इसमें 6 पदक जीता है, ठीक है। एक है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, और 5 है कांस्य पदक, ठीक है। सिल्वर मेडल कौन जीता था, तो आपका ये कौन है, जो भाला बैंक से संबंधित है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये सिल्वर मेडल जीता था, और 5 है कांस्य पदक, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था, तो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ था, वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इसमें हो रहा है किसका, समानता का अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है, भाग 4 के ए में है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और क्या क्या याद रखना है, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से में भारत का हिस्सा कितना है, तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है, तो वो है 2.4% है, ठीक है। और जनसंख्या में पूछे तो यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, तो वो है 17.7%, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो 7वां है, ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के खो के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है, तो ये कौन सा संस्था है, तो ये है आपका पंचायत, ठीक है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के खो के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है जो कि काफ़ी कठिन प्रश्नों में आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको आसानी से आपको याद करवाते हैं, और ये सब एग्जाम में क्या, पंचायत से रिलेटेड बिहार के एग्जाम में खास करके निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। पंचायत का जो अवधि होता है, कार्यकाल, ठीक ना, वो 5 वर्षों का होता है, वो किस अनुच्छेद में है, तो पंचायतों का जो अवधि है कार्यकाल वो अनुच्छेद 243 के ई में है, ठीक है। और पंचायतों का शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो पंचायत की शक्ति है अनुच्छेद 243 के जी में है, ठीक है। और पंचायत जो राज्य वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के आई में, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद आपको याद करना है। कैसे, देखिए, पंचायत का अवधि पूछा, तो अवधि कितना होता है, तो अमूमन क्या आता है, 5 साल होता है, तो 5 वर्ष होता है। तो ABCD में बताइए कि 5वें स्थान पर कौन आता है, तो ई आता है, ठीक है। तो इसको ये वाला याद होगी आपको, ठीक है। जैसे पूछेगा अवधि कार्यकाल, तो आपको मालूम है 5, तो 5 वाला टिक कर देना है 243 के ई, ठीक है। अब रही बात शक्ति का, तो शक्ति है 243 के जी में, तो इसको याद कैसे रखना है कि बचपन में खाते ना कि हम लोग पार्ले जी, तो पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, तो पार्ले जी वहीं से रिलेट कर लेना है इसको जी, तो यानी पंचायत की शक्ति हो गया 243 का जी में हो गया, ठीक है। 243 का आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग, और केंद्रीय वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, वो तो है 280 में, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में पूछे, तो 243 के आई में है। इसको याद रखना है, राज्य वित्त आयोग आई, आयोग आई है ना, आयोग जो है राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में, ठीक है। और ये निश्चित रूप से आपको याद हो गया, जब भी ऑप्शन अगर आप भूल भी जाते हैं तो वहाँ पर जब एग्जाम में आएगा ना ऑप्शन देखिएगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा और टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है, यानी कि गरीबी रेखा का आकलन ये सर्वेक्षण कौन करता है,
तो ये करता है NSSO, है ना। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में क्या है? कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है, याद रखना है। पनामा नहर, स्वेज नहर और कील नहर, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों को याद रखना है। एक देखिए, ये तो याद हो गया, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है, पनामा नहर। ये स्वेज नहर, तो इसको याद ऐसे रख लेना है, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, यानी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और कील नहर किसको किसको जोड़ता है मालूम? तो ये जोड़ता है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। इसे याद ऐसे रख लेना है, कील उतरा बाल्टी में, कील उतरा बाल्टी में। कील नहर जो है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने देश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो ये किस उद्योग के लिए? तो हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? तो इसमें पहला क्या है? जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी अपना शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे, ये सही है। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की, ये गलत है, क्योंकि मेंडलीफ जो है ना, सिर्फ मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंधों की जांच किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा गलत कौन है? 3 गलत है, 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और याद रखना, क्या आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था मालूम? तो हेनरी मोसले ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका, इसमें आ जाएगा ये सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, AgBr का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें मिथाइल ऑरेंज जो है ये प्राकृतिक संकेतक में सम्मिलित नहीं है, अम्ल और क्षार के लिए ये सब सम्मिलित है। पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियाँ, हाइड्रेजिया की रंगीन पंखुड़ियाँ और हल्दी। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ये होता है ऑक्सीजन से अधिक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ऑक्सीजन का है 8 और नाइट्रोजन का कितना है? तो वो है 7 है। तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक है, ठीक है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, और नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज का भी श्रेय किसे जाता है? तो रदरफोर्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? ये बिहार पुलिस के एग्जाम में अभी अगस्त 2024 में हुआ, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। ऑक्सीजन की खोज पूछे किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। और हंसाने वाली गैस का भी खोज जोसेफ प्रिस्टल ने ही किया था, N2O का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक क्या है? कि संवहनी उत्तक की उपस्थिति जटिल पादपों को एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। यानी संवहनी उत्तक ही, जैसे कि आपको आता है क्या, जाइलम और फ्लोएम, ये सब क्या संवहनी उत्तक है। जाइलम क्या करता है? पौधों में जो पत्तियों तक या तो तना तक वो जल को पहुंचाता है ना, जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम। ऐसे याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का वहन पौधों में कौन करता है? तो जाइलम करता है, ठीक है। कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम। और भोजन का वहन जो है, जो भोजन का वहन जो है पौधों में कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब हार्ड क्वेश्चनों में आता है कि पौधों में कौन सा उत्तक भोजन का परिवहन करता है, वहन करता है? तो भोजन का करता है फ्लोएम। याद कैसे रखना है? तो आपको याद होगा जल जाइलम, ऐसे रिलेट कर लेना, जल जाइलम, जल जाइलम। अब भोजन को ऐसे रिलेट कर लेना है
फूड से, भोजन का इंग्लिश क्या था, फूड, तो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, तो याद ऐसे रख लेना फूड फ्लोएम, ठीक है, तो ऐसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 81 है। 81 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है, कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कभी नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस अगर रखिएगा कि हाँ इसको हम समझ के टिक कर सकते हैं तो वहाँ पर एग्जाम में क्या कर देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, जैसे ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आप कभी नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े तो आपको सोचना है, आप बस पॉजिटिव ये रखना है कि इसको भी हम अपने दिमाग से इसको है ना समझ के मार सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप 2-4 प्रश्न क्या है आप सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना कॉन्फिडेंस हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे ये कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है। अब ऑप्शन में क्या देखिए, 200 रुपये का बैंक चेक दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 रुपये का सिक्का, तो देखिए 20 रुपये का नोट सिक्का लिखा है यहाँ, तो ये सिक्का ये कागजी मुद्रा का उदाहरण है ना। इस कागजी मुद्रा में ये 200 रुपये का, ये 20 रुपये का कागज का भी आता है, और 10 रुपये का सिक्का ये भी आएगा, और 500 रुपये का करेंसी नोट ये भी कागजी मुद्रा में आ जाएगा। ये बैंक चेक जो है ये अलग है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही कागजी मुद्रा में नहीं आएगा, ये बैंक चेक के बारे में हो गया, ठीक है। बाकी ये सब मुद्रा के रूप में ये है, ठीक है। ये चेक वाला अलग हो जाए, ये कागजी मुद्रा से नहीं होगा क्योंकि ये तीनों एक समान है, ये अलग है ना। तो पूछा कौन नहीं है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 स्वर्ण पदक जीता था, और कौन था वो, नीरज चोपड़ा था, ठीक है। और इस बार जो 2024 में वो 1 रजत पदक जीता है वो नीरज चोपड़ा है, ठीक है। और टोटल पदक कितना जीता था 2020 में मालूम, टोक्यो ओलंपिक में तो 7 पदक था, 1 स्वर्ण पदक, 4 कांस्य और 2 रजत, है ना, 1 2 4, 1 2 का 4, यानी 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। और 2024 में क्या है, तो अभी क्या है, 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है, ठीक है। और एक प्रश्न करंट अफेयर में ये याद रखना है आपको कि जो 2024 का है ये ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और भारत किस स्थान पर रहा 2024 के ओलंपिक में, तो पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 71वां स्थान रहा था। नेक्स्ट है 83 पे चलते हैं, क्या है, ओनम एक किस राज्य का ये त्यौहार है, ठीक है। तो ओनम कहाँ का है, तो केरल का है, ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है, केरल का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो वो भी केरल का है। केरल से कई क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन केरल में होता है ना, सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी केरल में है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, ठीक है। और आप लोग को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं बता देते हैं कि जो एक सुबह भी क्लास लेते हैं हम लोग, वो उसमें क्या है, जितने भी प्रश्न अब अभी तक पूछा हुआ है, ट्रेंडिंग जो जीके है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और बिहार एसएससी में अब तक जितना पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड चैप्टर और उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में वही चैप्टर पिछले जो वर्ष पूछा गया है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है ना, क्वेश्चन चेंज होता है, चैप्टर सेम रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़ा सा इधर उधर होता है, उलट पुलट के बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घटना है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना। कोई भी जैसे तैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को सुबह वाली क्लास में बता रहे हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उसमें ज़रूर सुबह वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें अब इसमें आगे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक कोर जो होता है वो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है मालूम, तो उसमें होता है निकेल और फेरस होता है, नीफे बोला जाता है आंतरिक कोर को, है ना, यानी कि निकेल और लोहा रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये विशेषता नहीं है। बाकी जैसे राज्यों की राजधानियों और प्रमुख मार्ग नगरों को जोड़ता है, ये सही है। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये सही है। केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ दे कौन है, तो वो है NH-44 है, ठीक है। NH-44 जब भी आए तो ये अनुच्छेद भी याद रखना है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी समान अंक, ठीक है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में, ठीक। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाती है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 2 है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, NH-118 है और NH-548 है। दोनों की लंबाई सेम है, 5 किलोमीटर है, सबसे छोटा है। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम ये किया गया था 1975 में, ठीक है। 1975 में ये 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने किया था, ठीक है। दंती दुर्ग किसका स्थापना किया था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। और ये किसका है, सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु है आपका पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। नेक्स्ट है बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक है हरिसेन। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और जो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है कौन सा अभिलेख, तो आपको बताए थे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ये सही है, ठीक है। और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था, ये भी सही है। अहोम विद्रोह 1815, ये गलत है, क्योंकि अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था जब ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था। कब, 1828 में, ठीक है। अहोम विद्रोह भी 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा जाइलम का एक घटक में सम्मिलित नहीं है, तो जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है, जल जाइलम, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसमें सम्मिलित उसका घटक नहीं, ये पूछा है। तो इसमें देखिए वाहिका, ये जाइलम का घटक है। वाहिनिका ये भी है, और इसमें मृदु तक ये भी है, जाइलम का घटक है। ये सहचर साथी कोशिका ये नहीं है। नेक्स्ट है पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाली अपशिष्ट पदार्थ गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, तो पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, तो पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, तो ये संबंधित है व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्याज और लहसुन किसके उदाहरण है, तो प्याज और लहसुन ये कंद का उदाहरण है, ठीक है। प्याज और लहसुन कंद का उदाहरण है। हल्दी, अदरक, केला, फर्न ये सब परकंद का उदाहरण है। हल्दी, अदरक, केला, फर्न परकंद का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है, तो स्तंभ कंद का उदाहरण है। आलू स्तंभ कंद का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है, तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन बम है ना। ये थर्मो फ्यूजन रिएक्टर का उदाहरण है, यानी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से जो ऊर्जा का स्रोत है वो किसके कारण होता है, कि वो किसका उदाहरण है, तो नाभिकीय संलयन के क्रिया के कारण होता है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन सूर्य से ऊर्जा का स्रोत, और हाइड्रोजन बम भी हो गया नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा रिलेट करिए इसे। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य में हाइड्रोजन है, तो और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, इसलिए हाइड्रोजन भी नाभिकीय संलयन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अब आएगा आपका 111 कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका नई दिल्ली में है ना। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसको ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं भी आप बैरन द्वीप पे टिक कर सकते हैं ना, क्योंकि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर से ये 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है बैरन द्वीप है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए।
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना जो है वो है पढ़ो प्रदेश। ठीक है, पढ़ो प्रदेश ये योजना है। ठीक है। अच्छा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसको क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। और मोरले मिंटो सुधार किसको बोलते हैं? तो 1919 को बोलते हैं। ठीक, 1909 है ना, 1909 को। और 1919 तो ये वाला है ना, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। 1919 में और क्या क्या हुआ मानो? तो रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उच्च सदन का मतलब हो गया राज्यसभा, निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। तो कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है कि देश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया है। तो हर्षवर्धन यानी कि ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसोंग हर्षवर्धन अफायन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ह्वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है 117 अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया है किसे मालूम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ठीक है। IMF की स्थापना कब हुआ था? तो IMF की और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस सम्मेलन के तहत IMF की स्थापना हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो ब्रेटन वुड। ठीक है, याद रखना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था। और ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था और ये विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुआ था, लेकिन अस्तित्व में आया था 1945 में। IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक जो है ये अस्तित्व में कब आया था? 1945 में। नेक्स्ट है, और ये दोनों का मुख्यालय क्या मालूम? तो वो है वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। और पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को देश के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इस तूफानों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, बिहार में जो गर्म हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है मालूम? तो बिहार के आसपास जो गर्म हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? लू बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कि गैर पारंपरिक यानी कि अपने परंपरा, यानी कि परंपरा इसे रिलेट कर लीजिए याद रखने के लिए कि अपने बाप दादा है ना, बाप दादा द्वारा जो नहीं है। ठीक है, गैर परंपरा हो गया, देखिए पारंपरिक हो गया बाप दादा, गैर परंपरा हो गया बाप दादा द्वारा नहीं। ठीक है, यानी कि जो भी ऊर्जा स्रोत है वो बाप दादा द्वारा नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक है। जैसे ज्वारीय, पवन और ये सौर ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। और जो पारंपरिक है बाप दादा वाला है तो वो क्या है? वो समाप्त हो जाएगा कभी। जैसे उसमें आ जाएगा क्या? कोयला, ये सब क्या समाप्त हो जाएगा। ये सब वो हो जाता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश की स्थापना आपको सुबह वाली क्लास में बताए थे, क्या? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति, है ना। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑप्शन जब देखिएगा तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो क्या है? रट के रखना है, जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो है जाति है। ठीक है। नेक्स्ट है, और जो जीवधारियों के 5 वर्गों में जो 5 वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो व्हीटेकर ने दिया था ना, व्हीटेकर। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है क्वाट्रो प्रो। ठीक है। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये किस पौधे का
वनस्पतिक नाम है तो ब्रेसिका जैसी है, तो आपको टिक कर देना किसमें, सरसों में। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस जो है ये सरसों का वनस्पतिक नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम। और मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मक्का का है जिया मेज, जिया मेज है ना। तो इसको जैसे भी याद करना है आप याद कर लीजिए, है ना। भोजपुरी में गाना है ना, मक्का और मजा, है ना, तो वैसे रिलेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज है। नेक्स्ट है, और भी याद कर सकते हैं, जैसे आलू का वैज्ञानिक नाम पूछे तो वह सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। और सेब का है मेलस डोमेस्टिका, तो सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। और ये हमेशा आपको याद रहेगा कैसे, जो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेलिक अम्ल, मेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो वहीं से रिलेट कर लेना है। सेब का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है मेलस डोमेस्टिका है। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा और यह कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने है, तो इसका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से कम होगा। और कैसा होगा, ये सीधा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया था। तो ये किया गया था किसका, अस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का। ठीक है, मेंडलीफ द्वारा अस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एका या तो एक लगाकर इसका नामकरण किया गया था। किसका, अस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का। ठीक है, जब मेंडलीफ की बात करते हैं तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितना तत्व मौजूद था, तो उस समय 63 तत्व मौजूद था। और मेंडलीफ जो है ये जो मेंडलीफ जो पीरियडिक टेबल को सजाया था किस रूप में व्यवस्थित किया था, तो ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और हेनरी मोसले जो है तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। हेनरी मोसले कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको 141 कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 में हुआ था। 1775 में अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, 4 जुलाई 1775 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, इजराइल की मुद्रा क्या है, नई शक्ल, ये सही है। उत्तर कोरिया की मुद्रा येन, ये गलत है। ये जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दोनों की मुद्रा है वॉन। ठीक है, और मकाओ की मुद्रा क्या है, पटाका। तो यहाँ पर गलत पूछा कौन है, तो ये वाला सही मिलान नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है बिहार का एग्जाम कोई भी दे तो 2-3 आपको राजधानी और मुद्रा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी मौका मिले तो राजधानी और मुद्रा रट के रखना है। और खास करके जो भारत का पड़ोसी देश है उसका राजधानी, मुद्रा और उसकी भाषा, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आपको समय समय पर आपको बताते भी रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर अन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है, तो ये किसका है, ये एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम की है। और या तो पूछे इग्नाइटेड माइंड्स किसका है पुस्तक, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम का है। और इंडिया 2020 विजन ये किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया है, तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया है। ठीक है, गुजरात से आप कई क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। जिसे प्राचीन जो भारत है, यानी कि ऐसे समझिए हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो कौन सा स्थल है, तो लोथल है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, तो गुजरात में है, जहाँ की सुरकोटदा में आपको घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला था, तो ये गुजरात में है। एशियाई शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में है। जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध जो कच्छकरण जो है वो गुजरात में है। और सर्वाधिक कपास, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है,
तो वो भी गुजरात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। गरबा जो नृत्य है और उससे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया। करंट अफेयर में याद रखना है, गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, वो गुजरात का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया, इसका ऑप्शन देखते हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 है ना, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है चंद्रकांत सतीजा को मिला है, चंद्रकांत सतीजा को मिला है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा? तो इसमें प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र रहा। ठीक है, ये गोवा में जो खेल हुआ है ये 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ। पूछेगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट है 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दावोस में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ये दावोस। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल ये खोला गया है आपको भूटान में। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो है जोंगखा। याद रखना है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा है। ठीक है, और चीन की आधिकारिक भाषा पूछे तो वो है मंदारिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से निकालने के लिए। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? नई शेकेल है। याद ऐसे रख लेना, नई शकल। ठीक है, नई शेकेल है, लेकिन याद रहेगा नई शकल के नाम से याद रखना है। इजराइल के मुद्रा का नाम है। ठीक है, मुद्रा और राजधानी हमेशा याद रखना है। ठीक है, बिहार के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? तो ये किया था केन्या के, है ना। जो राष्ट्रपति हैं विलियम सामोई रूतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये केन्या के है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो केन्याई शिलिंग है। ठीक है, केन्याई शिलिंग, यानी शिलिंग याद रखना है सिर्फ। केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो शिलिंग है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।